प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में ताकत दिखाने और का फैसला कर लिया और जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर जीत का चैलेंज दे दिया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नवाज शरीफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने की अपील, जबकि सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई के लिए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म को खत, सियासी खवातीन की नजरबंदी का भी मामला उठा दिया। अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अफगानिस्तान, टीटीपी या पाकिस्तान में किसी एक को चुन ले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा कर दिया। अफगान उबूरी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा। प्राइम मिनिस्टर काकर ने खुदकुश हमलों में मुलव्वस 15 अफगान शहरियों की भी तफसीलात मीडिया के साथ शेयर कर दी। हमसाया मुल्क से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान मजीद क्या सख्त इकदाम उठा सकता है, इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैक्सवेल ने दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया। शानदार खेल का मुजाहिरा। क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है। मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। उनसे पेशन गोई जानेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और अभी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, बड़े टाइम के बाद आपने हमें हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ी मुश्किल से आज इनको राजी किया। मुझे क्लब में मिल गए, इस्लामाबाद क्लब में। बड़े मुझे इनकी तौबा, बड़ी मेहनत तरला करना पड़ गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा चंद साहब, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं और आई एम श्योर क्लासेस साहब तो बहुत जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें हैं उनसे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल जो इससे पहले मैंने कहा मौका देख के मैं कर लूं, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से, आपके दोस्त रहे हैं, कॉमरेड रहे हैं और बड़ी एक सियासत में उनकी एक बड़ी पहचान बन गई बहुत जल्दी, लेकिन आज हमने देखा वो फिर गिरफ्तार हो गए और इस दफ़ा वो लंबे गए हैं। तो क्या मिसकैलकुलेशन हुई उनसे, क्या गलती हुई है? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जब आप एक सहारे पे सियासत करते रहे और फिर आप उससे हटें तो फिर लाइन गलत हो जाती है, लाइन एंड लेंथ गलत हो जाती है। या तो पहले दिन से ही आप अपनी सियासत को बड़े अलहदा तरीके से करें, पॉलिटिकल बेस पे करें। लेकिन फवाद चौधरी बड़े लिंक्स वाला और बड़ा समझदार आदमी है। मेरी समझ से बालातार है कि वो किस तरह आप उसके साथ ये हो रही है। तो सच्ची बात है, समझिए हम तो हमेशा उसको बड़ा, वो तो दिलदादा होता था, अपने आप को हुकूमती रवैयों का हामी रहा है। अब मैं यही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब इस वक्त जो उसके साथ हो रही है, ये जो वो की है, वो मेरे ख्याल में पिछले अदवार में उसने जरा ज्यादा बातें की। हम तो समझाते थे, हमारा दोस्त था, कि इस लेवल पे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी आदमी हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई मीडिया का बंदा हो, ऐसे एहतसाब भी ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को अदल नजर आए। अदरवाइज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लोग समझते हैं और ये मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम के लिए बेहतर नहीं होता। अच्छा, फवाद चौधरी के हवाले से ही बात करते हैं। चंद साहब, आपने कहा कि बहुत उन्होंने कुछ बातें की होंगी उसकी वजह से, लेकिन हमने देखा कि वो बाहर आ गए थे, फिर उसके बाद दोबारा अंदर गए और इस वक्त उन्होंने खामोशी रखी थी, कोई भी किसी किस्म की बातें नहीं की। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और नवाज शरीफ और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई सॉफ्टर लाइन ली जाए। ये जिस वक्त पीक पे थी सिचुएशन, जिस वक्त ये एक बहुत डू और डाई किस्म का मामला चल रहा था, उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने ये मशवरा क्यों नहीं दिया? और अभी पिछले दिनों कहाँ गायब थे? जब खुद गिरफ्तार होते हैं उस टाइम पे क्यों इस तरह की चीजें आती हैं सामने? देखिए जी, एक चीज तो बड़ी हकीकत है कि जो लोग पिछले अदवार में खान साहब की जब हुकूमत थी, जब मैं भी उनके साथ था, जो लोग पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर तनकीद करते थे या बिलीव नहीं करते थे, वो सारे ही तकरीबन इस वक्त क्राइसिस में हैं। और ये मैं उनको अक्सर कहता होता था कि ये साइकिल होता है, एक अकाउंटेबिलिटी हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, आप जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के हुक्मरानों को भी मैं यही कहता हूँ कि उस हद तक जाएं जिस हद तक कल को ये सिस्टम, ये मुल्क, ये जमहूरियत, ये सारी चीजें बर्दाश्त की जा सके।
तो मेरे ख्याल में अदल जो है ना, फिर भी अदल के ऊपर ही मुआशरे कायम रहते हैं, रियासतें भी कायम रहती हैं और अवाम भी सुखी होते हैं। अब मैं इससे ज्यादा इस बात पे इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे तल्लक वाले हैं, जब यहाँ दोस्ती जारी हो वहां ज्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता। अदरवाइज बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन मैं किसी को मुश्किल में हो तो उसके ऊपर ना तनकीद की जा सकती है और ना उसके ऊपर ऐसे बयान देने चाहिए। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। नहीं बिल्कुल चंद साहब आप ठीक कह रहे हैं। हम भी फवाद चौधरी साहब से बड़ा हमारा भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, अभी भी है। वी विश हिम वेल के वो सेफ एंड साउंड, ही इज़ बैक टू नॉर्मल लाइफ। साहब ज़रा फैमिली है, बच्चे हैं, जैसे आपने कहा वो फैमिलीज हमेशा पे करती हैं, प्राइस तो फैमिली दे रही होती है आप लोगों के जो भी दुख सुख हो या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। सर आपका चंद साहब हम क्या समझें कि आपको एक साल पहले ही पता चल गया था कि ये डिज़ास्टर होगी पीटीआई की, दे विल एंड अप इन ए टनल और कोई ना कोई बम को लात मारेगा कोई इनमें से, लिहाजा एक साल पहले ही आप आराम से असूली बुनियादों पर इस्तीफा दे के साइड पे हो गए? क्योंकि आपकी तो मतलब आप हमेशा कहते रहते हैं यार कि शायद मैंने कोई फैसले, आज भी आप बात कर रहे थे जब बैठे हुए थे क्लब में कि शायद आपके कुछ फैसले इस तरह थे, लेकिन ये फैसला तो आपका ठीक रहा कि खान साहब को एक साल पहले आप छोड़ गए। आपको पता था या आपने एक उस पर असूली आपने स्टैंड लिया था जब खान साहब ने कहा कि छोड़ना है छोड़ दे या जय बुज़दार को दिफा करे? बिल्कुल मेरा कोई अकल का फैसला नहीं था, दिल का फैसला था। मैंने अपने दिल की बात मानी। अच्छा। और जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था वो मैंने अकल की बात मानी थी। ये दोनों को जरा एक्सप्लेन सर जी, रुक जाए सर। मतलब एक सियासतदान जब ये कहते हैं मैं दिल से सोचता हूं तो थोड़ा सा शक पड़ जाता है, क्योंकि सियासतदान का मैं मिसाल देता हूं। अच्छा पहले ये बताएं कि आपने अकल से कैसे सोचा और खान साहब को ज्वाइन किया, अब दिल से कैसे सोचा? दोनों को जरा फर्क। अकल से इसलिए सोचा कि अपने इलाके के लोगों से मशवरा किया, बहुत सारे दोस्तों से मशवरा किया। उस वक्त हालात ऐसे बन गए जब मेरी फैमिली के मेरे करीबी अजीज छोड़ के चले गए, मेरा भाई भी चला गया। एक साल बाद फिर मैं कहा या फैमिली के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं। फिर इलाके के लोगों ने भी कहा कि जी तब्दीली लानी चाहिए। हम नून लीग के खिलाफ हम मज़ामती सियासत करते थे, हमारी लोकल एडजस्टमेंट ऐसी है। तो यहाँ चौधरी के खिलाफ होती है या नून लीग के खिलाफ होती है। तो सब ने कहा जी कि हम पीपल्स पार्टी में इस वक्त नहीं कर सकते, लिहाजा मज़ामती सियासत खान साहब कर रहे हैं और आप उसको ज्वाइन करें। राइट। ये बात थी उस वक्त अकल की दलील की। ठीक। लेकिन जब मैं शामिल हो गया, यकीन जानिए ये पीटीआई के दोस्तों को भी पता है, मैं जब अंदर राय देता था तो वो सारे मुझे कहते थे तेरे अंदर से पीपल्स पार्टी नहीं निकलती। मतलब ज्याला वही मौजूद है पीपल्स पार्टी का? नहीं, मैं हमेशा मजदूर की बात करता था या डेमोक्रेटिक बात करता था कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन के खिलाफ बात करता था। और मैं चाहता था कि पॉलिटिकल लोगों में डायलॉग हो ताकि मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए। और यकीन जानिए हमेशा खान साहब को ईमानदारी के साथ यही मशवरे दिए और उनको ये भी मशवरे देता कि पीटीआई के जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 18 साल आपके साथ लड़ाई लड़ी है, एक जदोजहद की है, एक पार्टी के अंदर रहे हैं, उनको अकोमोडेट करें। लेकिन वक्त जब आता है तो फिर नए नए लोग आ जाते हैं अपने स्टाइल है तरीके से। तो अब ये सूरत हाल है। अब जब 6 महीने साल गुजर गया तो मैंने खान साहब को उस वक्त पहले भी जुल्फी बुखारी साहब की मौजूदगी में रिजाइन दिया था, 2020 था या 21 था साल भर। तो उन्होंने कहा नहीं, जब पीटीएम अभी नहीं बनी थी तो उन्होंने कहा नहीं कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है, अभी थोड़ा सब्र करो। फिर गिल साहब आ गए, फवाद चौधरी साहब, ये सारे मीडिया को डील करते थे। तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मैं था। तो मैंने कहा जी नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ऑफिशियल मैं हूँ और बात कोई और करे। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हजारा वाला वाकया हुआ, ये जब खान साहब ने कहा बुज़दार की जो तारीफ नहीं करता और जो वज़ारा के ऊपर मेरी पॉलिसी को टो नहीं करता, ये बाकी और जो मेरी पॉलिसी को टो नहीं करता वो डेमोक्रेटिक वे को रिजाइन कर दे कैबिनेट से। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह जी, मैंने जाके रिजाइन उनको दे दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं टो करता। लेकिन उस वक्त लगता ये था कि जो डिस्कशन होती थी कि अगर जनरल फैज साहब आर्मी चीफ बनेंगे और अगले 5 साल भी खान साहब के, उस वक्त लगता यही था। उस वक्त ये कोई नहीं किसी को ख्याल था कि खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद होगा या खान साहब की हुकूमत आगे नहीं बनेगी, ऐसा पीटीआई के किसी बंदे को ख्याल नहीं था। लेकिन मैंने कहा हुकूमतें बने या ना बने, मैं नहीं साथ चल सकता। सर आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से दिल और दिमाग की लड़ाई को जस्टिफाई किया है, लेकिन जब आपने दिमाग से फैसला किया, आपकी फैमिली ने साथ दिया, आपको भाई भी साथ खड़े रहे, बाकी भी, कि बड़ा अच्छा फैसला है, खान साहब को ज्वाइन करें, अवाम में पॉपुलर हैं, जवानों में पॉपुलर हैं और वोट बैंक है, बला बला चीज़ें जब बताई। जब आपने दिल से फैसला किया, पूरी फैमिली आपके खिलाफ होगी सर? आपके भाई नाराज हो गए? नहीं, मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ एग्री किया। उन्होंने कहा तुम जो फैसला करोगे
और मेरे भाइयों ने भी मुझे कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जो फैसला करो। कोई में हमारी ऐसी लड़ाई नहीं है हमारी भाइयों में या मैं सियासी फैमिली में। बात कर रहा था, मतलब नहीं एक नहीं, मैं आर्गुमेंट होता है। सियासी वो ठीक है उनकी अपनी, उन्होंने कहा, मैंने उनको नहीं कहा, क्योंकि वो उस वक्त एमपी थे। उसके बाद में तो बाद में भी उन्होंने चौधरी परवेज लाई को पार्टी के कहने पे वोट दिया। लेकिन मैं क्योंकि डिफेक्शन के मैं असूली तौर पे खुद खिलाफ था, ना मैंने उनको कहा कि आप डिफेक्शन करें और ना मेरी फैमिली डिफेक्शन करती। ये भी मैं आपको अच्छा, मुझे जिस याद है पार्टी जब का मैंडेट लिया हो उसी पार्टी के साथ आपको वेरी रहना ट्रू, चाहिए। मुझे याद है जब आपने रिजाइन दिया था, वेरी अनपॉपुलर फैसला, मतलब जो आपके दोस्त थे, मिनिस्टर थे, आपके हल्के के लोग थे, खान साहब अपनी पीक पे थे, यू वर द ओनली मिनिस्टर। मुझे तो दो लोग याद पड़ते हैं जिन्होंने कोई असूलों की बुनियाद पे कोई इस्तीफे दिए हुए हैं। एक मुझे इसाक हकवानी साहब याद पड़ते हैं, जब ये शौकत अजीज़ की कैबिनेट में थे, इन्होंने एक अपना अपना उसके वजीर रेलवे के तौर पर इस्तीफा दिया था जनाब मुशर्रफ को, शौकत अजीज़ को, एक इशू पे कि जनाब कि मैं ये नहीं करता। दूसरा, मैंने आपको देखा इन तमाम पिछले 20 सालों के, अगर मैं 2002 के बाद की पॉलिटिक्स, बड़ा मुश्किल होता है कि मिनिस्टर हैं, पावर में बैठे हैं, नहीं, कैबिनेट में, कैबिनेट छोड़ना को आसान काम नहीं। उस वक्त मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने आपको कहा कि ना करें वो सारी चीजें। अब आपको क्या लगता है, दिमाग का फैसला ठीक था या दिल का फैसला ठीक था आपका? नहीं, अब तो जो दिल का फैसला है, लोग मुझे कहते थे ना, जो मेरे हल्के के लोग भी, बहुत सारे दोस्त भी कहते थे कि क्या आपने बेवकूफी का फैसला किया है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन कोई नहीं है, आप असेंबली में नहीं आ सकोगे, ये नहीं। अब वही लोग मुझे कहते हैं कि आपने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। मतलब दिल के फैसले आप ये कहना चाह रहे हैं, हम तो जिंदगी भर सुना है नहीं, कि मेरे दिमाग ख्याल में सर, मेरे ख्याल में दिल की बात माननी चाहिए। मैं इस नतीजे से पहुंचा हूं। मतलब डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन सर, इन सेंस। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल की बात माननी चाहिए। अकल की जो मेरा बात भी होती है उसमें लालच आ जाती है, अकल की बात में लालच और हवस आती है, दिल की बात में लालच और हवस नहीं आती। मेरे साथ भी सारी उम्र ये मसला रहा है, सो आई कैन रिलेट इट विद यू। अच्छा सर, कमिंग टू इन्हीं के फवाद चौधरी साहब के, चौधरी परवेज अली साहब ने बड़ा कैल कर लिया था, खान साहब को मना लिया था कि हम हुकूमत नहीं तोड़ रहे, मार्च अप्रैल तक नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने, उनकी वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, सब कुछ उन्होंने जनाब कि ये फवाद चौधरी साहब भी थे और साथ में हमाद अजहर साहब थे, इन्होंने खान को तपाए रखा, इन्होंने पकाए रखा, हुकूमतें तोड़वाई। तो अब समझते हैं कि ये सारा क्राइसिस आज वही फवाद चौधरी साहब बेचारे जो हैं, उसी पंजाब हुकूमत, वहीं अडियाला जेल, सारी चीज़ों में बैठे हुए हैं, और वो कहते थे हुकूमत तोड़वाने वाले खान साहब से यही थे, ये पंजाब हुकूमत जो है सब परवेज अली साहब ये को बात रिकॉर्ड। ठीक है कि मेरी खुद फवाद से बात हुई, हुकूमत तोड़वाने में हमाद अजहर साहब, फवाद साहब, ये जो डाई हार्ड टन लोग थे, कुछ को ये भी था कि शायद चौधरी परवेज अली इनको लिफ्ट भी नहीं करवाते थे, तो वो चौधरी परवेज अली पे भी दुखी थे कुछ लोग। तो मेरे ख्याल में ये उनका गैर सियासी फैसला था, और खान साहब ने ये सियासी फैसले तो नहीं किए ना। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने वाला भी कोई सियासी फैसला नहीं था, और फिर सूबाई असम्बलियां तोड़ना भी कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं था। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स करें तो फिर आपको पॉलिटिकल फैसले करने पड़ते हैं, और सिर्फ अपने इक़्तिदार की नहीं, मुल्क के लिए आपको कुछ एंगेज करना पड़ता है, डायलॉग करने पड़ते हैं। ये सियासत ऐसे नहीं होती कि आप एक जगह पे नौकरी आपको पसंद नहीं आई तो आप इस्तीफा दे दें या फिर दूसरी जगह पे कर लें। सियासत ऐसा नहीं, सियासत में तो तमाम स्टेक होल्डर्स को के साथ या कायल करना पड़ता है या कायल हो जाना पड़ता है। अच्छा सर, तो आप जिम्मेदार हैं, देहाती बैकग्राउंड है आपका। माजी में हमने देखा अयूब खान साहब के दौर से एक रिवायत शुरू हुई कि ज़िम्मेदार जो पॉलिटिक्स में आए थे या वहाँ छोटे लेवल पे बलदियाती वगैरह, उन पे भैंस चोरी के पर्चे होते थे, बड़े मशहूर ज़माना, उनको एम्बेरस करने के लिए कि फ़लाँ बड़ा ज़िम्मेदार, वडेरा, जगीरदार, नवाब, खान, तो भैंस चोरी का मुकदमा कर दो, रस्सेगिरी वगैरह के। आज मैं वो फवाद पे देख रहा था, नई FIR हुई है खाद चोरी का, होगा 6 बोरियां चोरी की हैं सर। ये मतलब अयूब खान से लेके इस दौर तक ये तरक्की हुई है कि भैंस चोरी से लेकर खाद की 6 बोरियां डाल दो। देखिए कलासरा साहब, ये हकीकत है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर दौर में हुई है। पहले दूसरे सूबों में होती थी तो हम पंजाब वाले हंसते थे, मुस्कुराते थे। पंजाब में होती पहले भी रही है, पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी। पीपल्स पार्टी का तल्लक क्योंकि छोटे सूबों से ज्यादा था तो महसूस नहीं होता था। ये देखे ना, फवाद चौधरी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए चौधरी अल्ताफ मरहूम को पार्टी चेंज करवाई गई जब वो पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ी। आज उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे आज उनके ऊपर फिर दबाव है। कल भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, आपकी क्या वैसे राय है पिशीन को, ये नोइंग, ये पूरी फैमिली को करीब से जानते हैं, हल्के के आपके करीब है, इलाका भी तकरीबन एक थोड़े से फासले पे है, पर आपकी बड़ी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, उनकी भी है। क्या रीडिंग है फवाद चौधरी साहब का, क्या होगा? वापस आएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पॉलिटिक्स को छोड़ेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? आपकी क्या रीडिंग है सर? मेरा पॉलिटिकल रीडिंग। मेरा तो फवाद चौधरी को यही मशवरा होगा कि
मरहूम गवर्नर अल्ताफ के बेटे के साथ माफी मांगनी चाहिए और आपस में सुलह करें दोनों भाई, वो फरोख और जो अपनी है। फैमिली की सियासत, चौधरी फरूख अल्ताफ के साथ, उसको उसके साथ ही उसकी सियासत है। विदाउट फरूख अल्ताफ या चौधरी शहबाज के बगैर फवाद की सियासत कोई नहीं। तो इनके तल्लुकात खराब हो गए थे दरमियान में जब फवाद वजीर। फरूख अल्ताफ के खिलाफ पार्टी की वजह से, उसने पीटीआई की वजह से फरूख के खिलाफ भी बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, जिसकी वजह से उसने ज्यादती की। ट्वीट से फैमिली मेरा का मोहसन या फैमिली का फादर तो चौधरी अल्ताफ ही था और उसका बेटे की नहीं असल ताकत थी। तो आप कहते हैं वहां से हुआ सारा इनका चीजों का। अब मेरे ख्याल में उनको आपस में नहीं ये साथ तक जाना चाहिए था। मूविंग फॉरवर्ड क्लास साहब, अगर आपकी इजाजत हो, चंद साहब ये बताइए आपकी अपनी पार्टी की क्या खबरें हैं? कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा कि कोई भाई लोगों के साथ कोई मामला तय होने की कोई इम्कानात हैं? ऐसी कोई खबर हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, हमने एक फैसला किया है कि हमने भाई लोगों से तल्लुकात खराब नहीं करने। वाह क्या बात है सर जी, ये है जहानत वाली बात। ये है, ये बात हुई ना, ये मजा है ना बात सुन के। हमने उनसे तल्लुकात खराब नहीं करने। पीपल्स पार्टी ने बड़ा लंबा अरसा विक्टिम रही है। पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है पिछले 40 सालों से। इक़्तिदार भी लिया तो लूला लंगड़ा लिया, कभी पंजाब नहीं दिया, कभी केपीके नहीं दिया, कभी सिंध में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। तो अब मैं समझता हूं कि हम फेयर का फैक्टर उनकी तरफ से है जो खत्म होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी तो देखे ना, बीबी की शहादत के से लेके आज तक पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत के सामने लड़ाई वाली बात कभी नहीं की। तो मजीद हम अभी सब्र करेंगे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। ये ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना इस फेडरेशन के लिए, ना जमहूरियत के लिए बेहतर है। अच्छा सर, जो डेमोक्रेट जमात हो जिसने शहादतों के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा लगाया हो, तो मेरे ख्याल में उसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उसको देनी चाहिए, बजाय इसके कि एमन फील्ड वालों को सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको देनी चाहिए। अच्छा सर, आपने शहादतों की बात की, मुझे याद पड़ता है जरदारी साहब की एक तकरीर शायद मोहतरमा की बरसी पे थी। उन्होंने कहा था जनाब कि हमने बड़ी शहादतें दे ली हैं, अब शहादतें, कुर्बानियाँ, लड़ाई झगड़े करने की जो बारी है ना, वो शरीफ फैमिली की है। तो ये मतलब आपकी गुफ्तगू से तो वही लग रहा है कि अब उसके बाद शरीफ फैमिली भी जो है ना, उन्होंने भी वही रास्ता ले लिया है जरदारी साहब वाला कि वही ठीक है, बना के रखो भाई लोगों से, उन्हीं के ज़रिए पावर में आओ, उन्हीं के ज़रिए सारी चीज़ें करो। सो जरदारी साहब तो बहुत पहले कह चुके हैं कि भैया हमने बड़ी शहादतें दे दी, कुर्बानियाँ मेरे वर्कर्स ने, लीडरशिप ने। अब अगर कुर्बानियाँ देनी है, कोई चीज़ें होनी है, लड़ाई झगड़े, कोई यहाँ पे कोई दंगल होने हैं, कोई महाभारत लड़ी जानी है, कोई पानीपत के कोई मैदान आपने गर्म करने हैं, तो फिर ये इधर लाहौर वाले शरीफ फैमिली करे सर। देखिए जी, मुल्क बड़ा क्राइसिस में है खलासा साहब, और इस वक्त मैं समझता हूँ जितना आज क्राइसिस में, इससे पहले मुशर्रफ के दौर के बाद में था, दहशतगर्दी हो या महंगाई हो, इस वक्त नंबर 1 जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके मुल्क में दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी के साथ आप लड़ाई, आपस में लड़ाई करके आप ना नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल कर सकते हैं, ना आवाम को इतमाद दे सकते हैं, ना इदारों के दरमियान खलीज को आप कम कर सकते हैं। अगर आपने सारी चीजें करनी है पॉजिटिवली, इदारों में खलीज खत्म करनी है, अवाम इदारों से मोहब्बत करे, इदारे अवाम के साथ खड़े हों, अवाम इदारों के साथ खड़े हों, तो सियासतदान जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो अवाम के स्टेक होल्डर होते हैं, बुरे हों या अच्छे हों, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेक होल्डर वही होते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम सियासतदानों के साथ, बाशमूल जो जेल में है या बाहर है, सबके साथ में सब तो पॉलिटिकल डायलॉग। अच्छा सर, आपने जेल की बात की है, बड़ा कोइंसिडेंट है, सैड इंसिडेंट मतलब कहना चाहिए, इत्तेफाक कहें व्हाटएवर, कि इस वक्त इमरान खान साहब भी अडियाला जेल में है, शाहमुद कुरैशी साहब भी अडियाला जेल में है, आज फवाद चौधरी साहब को भी अडियाला जेल में ले गए हैं, मेरा ख्याल परवेज अली साहब भी अडियाला नहीं तो साथ। ये हाउ डू यू फील दैट कि 1-1.5 साल पहले तक दे वर ऑल पावरफुल। मैं तो डर गई हूँ, अल्लाह से तौबा किया, यकीन करें 10 दफ़ा, कि किसी वक्त पता नहीं चलता कि आपको खुदा किस वक्त रसी इंसान की वो कर ले। हाउ डू यू फील दैट कि एक पंजाब पूरा 12 करोड़ के अवाम का सूबा, पूरा एक बहुत बड़ा मुल्क, उसका वज़ीर आला जेल में है सर। एक प्राइम मिनिस्टर खान साहब जिन्होंने 2035 तक बैठना था, 2028 तक तो वो सोचे बैठे थे। फवाद चौधरी साहब मादरत के साथ वो सब मुश्किल में, कहना नहीं चाहिए, आपको पता है कितने सख्त बात करते थे और बहुत ज़्यादा उसके साथ। शाहमुद कुरैशी साहब भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते सर, टुडे दे आर इन जेल। देखिए जी, यहाँ तक बात है इन लोगों के जेल का, इन लोगों को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए पूरी कौम से। ये जो ऊंचे ऊंचे बोल बोलते थे,
और जो जेल अकाउंटेबिलिटी की हमायत करते थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हमायत करते थे। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ इनके साथ अदल होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त अदल नजर नहीं आ रहा, ईमानदारी की बात ये है। मतलब वही वाली बात है जो उस वक्त शरीफ फैमिली कहती थी कि 2018 में हमारे साथ अदल नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं हमारे साथ नहीं हो रहा, और मुझे आने वाले दिनों में तो मजीद नहीं लग रहा जो फवाद ने आज कहा है कि शरीफ फैमिली का इम्तिहान ये है। देखिए खिलाफत साहब, शरीफ फैमिली में और पीपल्स पार्टी में फर्क है। पीपल्स पार्टी ने कभी विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं किया। शरीफ फैमिली के साथ अगर ज्यादती हुई है तो आज शरीफ फैमिली को उन ज्यादतियों का अजाला यह है कि वो दूसरों के लिए अदल की डिमांड करे, बजाय इसके कहे बाजू मरोड़ो सबके और हमें इलेक्शन जितवाओ। ये अदल नहीं है। शरीफ फैमिली पे, मियां नवाज शरीफ पे मुझे ये तवक्को नहीं थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दस्तखत के बाद कि मियां साहब आप कभी जिंदगी में भी किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनेंगे। यकीन जाने मेरा जाती तौर पर मुझे ख्याल था कि मियां साहब आप नहीं बनेंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा, लेकिन अगर वो बन रहे हैं तो अफसोस की बात। लेकिन सर मैं मेरा रबिया ने भी सवाल करना है शायद, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद थी कि जब यहाँ पे मेमो गेट पे ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और आपके प्राइम मिनिस्टर सदर हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ वो गद्दारी पे इल्ज़ामात लेकर गए थे कि आप लोगों की पार्टी ने गद्दारी की है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से सिटिंग, और उस वक्त आपको याद होगा खुफिया मीटिंग्स भी होती थी जनरल कियानी साहब से, शहबाज शरीफ साहब की, चौधरी निसार अली साहब की, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम नहीं करेंगे वो। ये बात मैं कह रहा हूँ आपको 2010-11 की, मतलब आप फिर भी 10 साल बाद उम्मीद रखे बैठे थे कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कायम है और रहेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल उन्होंने ज्यादतियां की, ज्यादतियां आपने गिनवा दी, मैं उसकी रेपिटेशन नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर मियां साहब के साथ फिर वही हुआ और मैं समझा कि मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ है अब मियां साहब फिर सबक हासिल करेंगे और अब जब वापस आएंगे इस मुल्क में उनको मौका मिलेगा सियासत करने का तो वो अदल की डिमांड करेंगे, वो फेयर गेम की डिमांड करेंगे। और मेरे ख्याल में अब भी अगर वो किसी गेम का हिस्सा बन के इक़्तिदार ले भी लेते हैं तो ये मियां साहब की हिस्ट्री के लिए, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में या उनके लिए बेहतर नहीं होगा और वो इस मकाफाते अमल के लिए उनको फिर तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा एक और बताएं सर, ये DGF साबिक बशीर मेमन साहब जो हैं, इन्होंने वो जरदारी साहब का जो 40 बिलियन रुपीज़ का स्कैंडल आया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, अकाउंट्स वगैरह, ये वो गिरफ्तारियाँ भी हुई, फरियाल तालपुर साहबा के भी हुई। अब हमने देखा है कि उनको मेमन साहब को नवाज लीग का वहाँ पे सिंध में उनको सदर बनाया गया है। ये कोई मैसेज है जरदारी साहब के लिए, आपके लिए, कि जनाब के नो वी मीन बिजनेस, हम लड़ाई लड़ेंगे, आप इधर पंजाब में अगर एंटर हो रहे हैं तो हम सिंध में भी एंटर होंगे। और उन्होंने MQM के साथ भी अलायंस बना लिया, हालांकि MQM पहले माजी में तो आप लोगों के साथ खड़ी होती थी अलायंस में, MQM वहाँ स्पेशल गई है रायमंड में, पहले तो लोग वहाँ चल के उनके पास जाते थे, MQM के पास 9-0, ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि MQM अलायंस करने रायमंड गई है या लाहौर रही है। हाउ डू यू सी दैट सर? देखें जब बशीर मेमन साहब कैबिनेट में आए ना, शहजाद अकबर साहब जब जरदारी साहब के ऊपर FIR देने के बाद आए तो कैबिनेट में क्लैपिंग की गई उस वक्त इमरान खान का भी कैबिनेट में। अच्छा, इनके लिए मेमन साहब के लिए, मेमन साहब के लिए बाकायदा कहा गया कि मेमन साहब ने बड़े काम किए हैं, बड़ी क्लैपिंग हुई और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने ताली नहीं बजाई। जो मेरे साथ जुल्फी बुखारी बैठा था कहता है आपने नहीं बजाई, मैंने कहा कल यही आपको जब उल्टा चलेगा ना तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक मियां साहब का तल्लक है तो मियां साहब ने जिस जरदारी साहब की जबान काटी थी उसको सेनेटर बनाया था, राना मकबूल साहब पर्चे दिए उनको, उन्होंने आज फिर सियासत में तो मेरे ख्याल में मियां साहब शायद उन्होंने अभी सीखा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी अल्लाह करे कोई सीख जाए इन वाकयात से, उम्मीद है आपको, अपनी पार्टी के लिए आपको उम्मीद है पार्टी सीख जाएगी? आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी सीख चुकी है कि हमने अब अपनी लड़ाइयाँ फड्डे नहीं करने। नहीं, अभी भी लड़ाइयाँ फड्डे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि 15 साल हमने कुर्बानियां दी, सारा कुछ हुआ और अल्टीमेटली हम दीवार के साथ ही एक नेशनल पार्टी जो है आप उसको रीजनल पार्टी बनाने की कोशिश करते रहें और हम चुप करके बैठे रहें। तो ये मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। लिस्निंग टू योर कन्वर्सेशन चंद साहब, वेंचर बनेगा तो सब के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा चंद साहब, एक क्विक जरा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है या जो बिलावल और जरदारी की भी गुफ्तगू से लग रहा है, एक सॉफ्टर लाइन है आपकी PTI के लिए क्योंकि आप ट्रू डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो ये बताइए कि जिस तरह से सिंध में मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ एक अलायंस क्रिएट किया है, तो क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है कि KP में आपका PTI के साथ कोई अलायंस सामने आए? क्योंकि मतलब इसका जवाब तो आएगा, हमने देखा है कि एक जवाबन जलसों की तो एक तसलसल आया है, ऐलान हुआ है। देखिए अलायंस की बात तो नहीं हो सकती, अलायंस का मैं नहीं कह सकता,
लेकिन इतना जरूर है कि हमारा वर्कर जो है वो किसी के साथ जुल्म नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद जुल्म का शिकार रहा है। हमारा वर्कर जो है उसने कोड़े खाए, जेलें गई हैं, और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। या अब उस हिस्ट्री के साथ हम बदयांती करेंगे अगर हम किसी जुल्म का साथी बनेंगे तो यहाँ उस हिस्ट्री को हमें लेके साथ चलना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल फैसला है, और मौजूदा हालात में इस वक्त अदल की डिमांड करना भी कोई आसान नहीं है। ये कोई आसान बात नहीं है इस वक्त अदल की डिमांड करना भी, लेकिन अदल की डिमांड पे कोई लोग बानी निकालते रहे तो निकालते रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया चांद साहब, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया नदीम अफजल चांद साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो दो टोक मौक़िफ़ है अफगानिस्तान को लेकर, और उनकी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने क्या बातें की और किस किस्म के मज़ीद सख्त इक़दाम पाकिस्तान उठा सकता है, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी उन्होंने दो टोक किस्म की बातें की, और पाकिस्तान की जो एक इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं तमाम मामलात को लेकर, उसका भी एक बड़ी ट्रू रिप्रेजेंटेशन दी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखें, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ये जो ताल्लुकात की इस वक्त नौयत है, आई थिंक ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, और ये मेरे ख्याल में आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इवन जब हामिद कारज़ई और अशरफ गनी की भी हुकूमत थी, तो हमेशा कोशिश रही पाकिस्तान की और इवन अफगानिस्तान की भी कि मामलात को सिफारती सतह पर हल किया जाए, और कभी भी पब्लिकली आकर, और वो भी प्राइम मिनिस्टर की सतह पर, इतने सख्त बयानात ना देने पड़े। और अब जबकि अफगान तालिबान की हुकूमत है, माजी में जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, और उनके होते हुए अगर एक प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली अब क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मुतालबात के बावजूद TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो दो चीजें इसके अंदर बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर वन कि हमारी जो तवक्कुआत थी अफगान तालिबान को लेकर के वो पूरी नहीं हुई, और दूसरा जो आई थिंक कई सालों से अफगानिस्तान के हवाले से हमारी एक स्ट्रेटजी रही, ये फैक्ट है कि हम अफगान तालिबान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहे और चाहते थे कि अफगान तालिबान की हुकूमत आए। वो जो पॉलिसी है अब वो लगता है कि हमें हॉन्ट कर रही है, क्योंकि अफगान तालिबान जो हमारी तवक्कुआत थी कि हमारे वो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन TTP को सपोर्ट करके वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। आपने कामरान बड़ी अहम बात की है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को लिए एक बहुत बड़ा एक लाउड मैसेज अगर समझें कि 40 साल से इस मुल्क हमारी एक रही है, उसको क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, वो कहते हैं इंटरवेंशन की, हमने अफगान वो भी लिए, उनके महाजरीन को भी रखा, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सोसाइटी जो कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ, क्लाशन वो को कल्चर कहें, वायलेंस कहें, तशद्दुद कहें, लॉलेसनेस, हीरोइन, ड्रग्स, एवरीथिंग हुई। आज पूरी दुनिया में बदनामी भी ली, पूरी दुनिया ने हमें तालिबान का सपोर्टर भी कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ा, सिर्फ एक बात के लिए कि काबुल पे तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए और हम अपने आप को सेफ समझेंगे। ये था ना नैरेटिव था जो 40 साल से हमारे लोगों को बताया गया, बेचा गया, सेल किया गया। आज पता ये चला है कि एक साल, मेरा ख्याल 2 साल पूरे हुए हैं, अभी 2 साल अभी पूरे हैं, और 2 साल बाद पता चला जो 40 साल हमने जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे हैं। तालिबान वहीं खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे, और वो आप हमें धमकियां दे रहे हैं। तो ये मतलब हुई रिस्पॉन्स, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। 40 साल तक ये सोचते रहे हम कि वहाँ पे आएगा वज़ीर आज़म हमारी मर्जी का आएगा काबुल पे, और स्पेशली पश्तून आएंगे तो हमारे सारे बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, पाकिस्तान सिक्योर हो जाएगा और हम दुनिया में तरक्की करेंगे। सर ये मेरे ख्याल में बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, आई थिंक लम्हा फिक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से एक गलत अफगान पॉलिसी की वजह से जितना हमें नुकसान हुआ है शायद ही किसी और पॉलिसी की वजह से हुआ। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो अल्टीमेट जो अफगान पॉलिसी जो है ना, एक सिंपल, जो लोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी नाम देते हैं, बड़ा एक सिंपल उसका जो एक गोल था वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ये कंसर्न रहे कि शायद अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ है, और पाकिस्तान को ये लगता था कि हम 2 फ्रंट सिचुएशन ना फेस करें, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों से हमें एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट हो।
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ये लगा कि अगर अफगान तालिबान जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जी वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, तो हमारा तो बड़ा सिंपल फार्मूला था कि देखिए जी पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी, नंबर वन जो टीटीपी जिसको हम माजी में इल्जाम लगाते थे कि इसको एनडीएस और रॉ जो है वो फंड करती है, उसका ये सबसे पहले कला कमा करेंगे, और जब उसका कला कमा करेंगे अफगानिस्तान में जब पीस होगा तो फिर थ्रू जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो सेंट्रल एशियन तक रसाई है, वो हम हासिल करेंगे और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन आई थिंक जो भी ये पॉलिसी कंसीव की थी, जो भी पॉलिसी बनाने वाले थे, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस थी। आई थिंक शायद वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। जो सेनर वॉइसेस थी, इवन जब अगस्त 2021 में भी अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, वो ये वार्न कर रहे थे कि हमें शादियाने नहीं बजाने चाहिए। ये अफगान जो तालिबान है, इनके आने का मतलब ये है कि टीटीपी मजीद मजबूत होगी, टीटीपी के इंकरेज होगी कि आज अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ सकते हैं तो कल टीटीपी भी पाकिस्तान में कोई इस तरह का वेंचर कर सकती है, और वो जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हुए और आज वो पॉलिसी हमें हॉन्ट कर रही है। आपको कामरान याद होगा, खुद आप ये इंग्लिश उसके जर्नलिज्म के ट्रिब्यून में इतनी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आर्टिकल छपते हैं, दुनिया भर के मीडिया हाउसेज आपको लेते हैं, उनके साथ आप ये पाकिस्तान की लाइव सिचुएशन बताते हैं। सो यू हैव ए ह्यूज एक क्रेडेंशियल्स हैं आपके। आपको याद आएगा डान में एक आर्टिकल छपा था, 5 मेरा ख्याल है साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज थे जिन्होंने उसका नुक्ता उठाया था। ये कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी उस पॉलिसी पे, हालांकि फॉरेन सेक्रेटरीज थे, उन्होंने कहा था कि क्या वजह पाकिस्तान वहाँ पे ये अफगानिस्तान में जो लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, मॉडरेट फोर्सेज हैं, जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलना चाहती हैं, दे वर रिफरिंग टू नॉर्दर्न अलायंस वगैरह मेरा ख्याल है, उनके साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं होता। जो बैकवर्ड डेकेडेंट फोर्सेज हैं, दे वर रिफरिंग टू तालिबान, हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम उनके साथ क्यों नहीं अलायंस कर सके जो अफगानिस्तान की वो प्रोग्रेसिव फोर्सेज थी? आपको याद है ये डान में एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले सर? जी बिल्कुल। आई थिंक मैं जो हम एट टाइम्स ऑब्वियसली फॉरेन जो ऑफिस है या उनके जो अफसरान हैं उन पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर फॉरेन ऑफिस की एडवाइस जेन्युइनली जो इंटरनल कम्युनिकेशंस होती हैं अगर वो मान ली जाती तो आई एम श्योर कि आज पाकिस्तान की जो सिमत है वो बड़ी डिफरेंट होती। लेकिन हमें आपको पता है कि यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी पर किसका ज्यादा असर होता है। इवन आपने वो तो उस आर्टिकल का हवाला दिया, मोर रिसेंटली जो एजाज चौधरी साहब हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, और उन्होंने भी इसी तरह का एक बड़ा क्रिटिकल आर्टिकल लिखा था, बड़ा बोल्ड आर्टिकल था, जिसमें उन्होंने इसी चीज के बारे की तरफ इशारा किया था कि जो हमारी एक जो ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी अपनी मर्जी की कोई हुकूमत हो और उस तरह से हम चलाएं, तो जो फॉरेन ऑफिस के अंदर आई थिंक जो डिप्लोमेट्स होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी, वो कभी भी गलत एडवाइस नहीं अच्छा, करते। लास्टली सर कमरान, लास्टली दिल तो कर रहा था बड़ी लंबी बात करते, आपसे फिर किसी वक्त आपको ज़रूर आपको ज़हमत देंगे। ये जनरल फैज साहब आपको याद होगा, उस वक्त गए थे वहाँ पे सरीना होटल में चाय पीते नजर आए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, मुझे याद है हमने उनको लिया था, जनरल जावेद अशरफ काजी साहब को लिया था, साबिक DGISI को अपने शो में, उन्होंने भी और भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी सीनियर एलिमेंट्स ने कहा था कि ये आपने जाके जो एंडोर्समेंट की है और अपना वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जनाब ये हम ही थे और पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया हमने, कि शायद जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये फैसला किन हालात में किन लोगों ने किया था और आज उसके रिपरकशन सामने आ रहे हैं सर? और मैं तो आपको ये बताऊं कि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस के जो उनकी बतौर DGISI रिमूवल हुई थी, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि उससे अच्छा। पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हुई थी। उससे इन इल्जामात को तकवीयत मिली थी कि देखें जी कि अफगान तालिबान के पीछे जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ही हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बाद में एक मीटिंग हुई थी, वो जनरल फैज जनरल बाजवा की जो भी पॉलिसी थी, पीस टॉक्स करना टीटीपी के साथ, टीटीपी के लोगों को वापस पाकिस्तान आने देना, उस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत है उसको थॉटलेस करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। तो ये जो चेंज आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ज्यादा हार्डन पोजीशन आपको नजर आ रही है पाकिस्तान की, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो चेंज ऑफ कमांड हुई है आर्मी की, उसके बाद अच्छा, मुझे याद है आपको भी, आपके पास यकीनन ये खबर होगी, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब इसके खिलाफ थे उस वक्त के तालिबान से ये भी इनको वापस लाने में, पीस इनिशिएटिव में बातचीत करने से, बल्कि कुरान को उन्होंने हवाले दिए थे कि इन लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती और ना सुलह हो सकती है। ये आपके भी नोटिस में हो गए। जनरल आसिम वाजान बड़े क्लियर थे इस मामले में। जनरल बाजवा साहब को कहा भी था उन्होंने कि जनाब कि आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प, नहीं करेंगे हमें इस बात की। बिल्कुल। आई थिंक जो लोग क्लोजली जानते हैं मौजूदा जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर,
आई थिंक ही इज वेरी एब्सोल्युटली वेरी Very क्लियर। clear. कुछ और भी जो लोग हैं जिनका उनसे इंटरेक्शन हुआ, इवन के कुछ एपेक्स कमेटी के इजलास हुए, उसमें भी कि जो सिक्योरिटी और टीटीपी के हवाले से ही इज एब्सोल्युटली Absolutely clear. नो ऐसे। टॉक्स, कोई अपीसमेंट नहीं है, जीरो टॉलरेंस। ऐसे ही है। और इसी वजह से ये जो अब आपको पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात जो एक कशीदगी नजर आ रही, क्योंकि अफगान तालिबान भी आपको ये बताऊं कि वो आदी हो चुके थे कि पाकिस्तान कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी, स्टेटमेंट देता था लेकिन उनकी हिमायत भी करता था। लेकिन अब जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान का पैगाम है तालिबान के लिए, पनाह देंगे तो फिर हमसे कोई खैर की तवक्को ना रखें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी वकालत भी करेंगे दुनिया में। तो ये एक चेंज अब आया है और देखते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव होते हैं। बट नेवरदलेस आई थिंक इट इज टाइम वी शुड रिफ्लेक्ट कि जो एक कई सालों से एक गलत पॉलिसी हम चला रहे थे और हमारा ख्याल था कि अब अफगान तालिबान आएंगे और हम ठीक है। अपना ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा। एक्चुअली इट इज हॉन्टिंग अस। बहुत शुक्रिया ठीक है, सर। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मौजूद होंगे डॉक्टर नुमान नियाज और बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड कप सीजन है और जो लास्ट मैच हुआ है उसके हवाले से बात बनती है, क्योंकि वो सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट नहीं थी जो हमने देखी, उसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी कुछ फेवरेबल हुए हैं। हालात कुछ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये बताएंगे डॉक्टर नुमान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप रबिया? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। तो सर मेरा हाल वाल भी पूछ लें डॉक्टर और साहब। सर आप तो वैसे ही सोने लगते हैं। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। बहुत शुक्रिया सर। मैं भी मौजूद हूँ स्टूडियो में। जी रबिया पूछें जरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लास्ट मैच इट वाज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेट जो देखने को मिली, क्योंकि एक तो इट वाज वेरी ड्रामेटिक। अफगानिस्तान की पहले जो जिस तरह से उन्होंने खेला, फिर उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, और फिर मैक्सवेल ने जो खेला, बस खेल भुला दिया। बताइए आप क्या कैसे देखा इस मैच? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने उनके स्टैट्स पे डिस्कस कर लिए उन्होंने कि ये जी इट वाज द फाइनेस्ट इनिंग्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप भी नहीं बल्कि ओडीआई क्रिकेट डन। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि एक तो वी नीड नॉट टू फॉरगेट कि अफगानिस्तान इज द टीम जो रेवोल्यूशन हुई है इस वर्ल्ड कप में, और उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वनडे क्रिकेट का, लेकिन उन्होंने जैसा T20 कन्वर्ट्स को एक मैथडाइज करके अपने आप को उन्होंने दिखाया और उन्होंने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को गिराया और चौथे को ऑलमोस्ट गिरा गया थे एट 91/7। एक तो ये है कि ऑल एप्रिसिएशन फॉर जो उनके जोनाथन ट्रॉट हैं या अजय जडेजा को उन्होंने कंसल्टेंट लिया। दैट इज द वे जो आपके बोर्ड का फोकस रिफ्लेक्ट करता है आपकी टीम में, कि वो एक वीकर टीम आई थी और वो एक जायंट बन गई। वो ऑलमोस्ट उन्होंने पैर अड़ा दिया था सेमीफाइनल के लिए। अब आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया का अब अगर आप देखें, इट वाज नॉट ग्लेन मैक्सवेल, इट वाज ये इनका कल्चर है, ये इनकी मेंटल जो डेवलपमेंट होती है, इनका एक्सपोर्टिंग कल्चर है, वहाँ पे कैरेक्टर इनका कैसे होता है। ये 9 से 5 जॉब करने के बाद भी अपनी फुल ट्रेनिंग स्केड्यूल्स करते हैं जो एमेच्योर्स होते हैं, तो ये तो प्रोफेशनल्स हैं। और आप इनकी रग्बी को देखते हैं, फुटी को देखते हैं, इनके टेनिस प्लेयर्स, हॉकी, रॉड लेवर्स, और आप क्रिकेट में आप देखें। एक तो ये था। दूसरा ये था कि 5 दफा वर्ल्ड आप चैंपियंस हो वनडे क्रिकेट की, आपने T20 वर्ल्ड कप जीती हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, तो इसका मतलब है यू नो द आर्ट। ये टीम 2 मैचेस पहले हारी और उसके बाद जिसने ये फ्लाई की है 6 सक्सेसिव मैचेस, इट इज जस्ट अमेजिंग। और ये शायद वाहिद टीम है जो इंडिया जिस तरह खेल रहा है उनको थ्रेटन कर सके आगे नॉकआउट्स में। अब आते हैं ग्लेन मैक्सवेल पे जल्दी से जी। वो ये है कि 13 से 17 ग्राम नमक यानी सॉल्ट आप लूज करते हैं जब आप मुंबई जैसे शहर में क्रिकेट खेल रहे हो, जहाँ पे समंदर हो, ह्यूमिडिटी हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। 13 से 17 ग्राम नमक जाता है जी, और 2.3 से लेके 3.4 ग्राम पर लीटर आप पसीने में फ्लूइड लूज करते हैं। इस वजह से इनको पड़े वो क्रैम्प्स, और उन क्रैम्प से ये गिरे। अच्छा, अब आते हैं हम इनकी इनिंग्स पे कि ये आपने देखा होगा कि हशमतुल्लाह शहीदी ने पहले इनको ड्रॉप किया है 34वें पे, फिर एक इनके अगेंस्ट DRS जो है वो फेवर में चला गया, लग रहा था वो बॉल ऊपर से चला गया 27वें पे, फिर मुजीबुर रहमान ने 33 पे ड्रॉप किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब नहीं रुकना, एंड ही टुक इट ऑन हिम
और 91 for 7, 200 रन इम्प्रॉबेबल, कुछ सोच भी नहीं सकता था, प्ले स्टेशन पे भी नहीं सोचते। उसके बाद जो ये 21 चौके और 10 छक्के हैं रघु भाई, ये सर। आपके लिए कि अगर आपने भी गौर किया, एक टाइम ऐसा आ गया था जब 100 रन रहते थे, क्रैम्प से गिरे हुए थे, तो हम लोगों को फोकस सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल थे, हम बॉलर्स को भूल गए थे वो किस लेंथ पे कर रहे हैं, कि वो इनकी जोन में बॉलिंग कर रहे हैं या आउटसाइड की ऑफ स्टंप करनी चाहिए अगर लात नहीं हिल रही, क्योंकि हम भी स्टेट ऑफ ट्रांस में चले गए थे। तो अगर आप देखें, इन्होंने पहले पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट किया, फिर ये एक और अनदर लेवल पे गए, उस लेवल के बाद ये अपनी रैलन में आए, और फिर ये एक ट्रांस में थे कि इन्होंने गोल्फिंग स्विंग बाजू से बॉडी बैलेंस करके, टांगे हिल नहीं रही थी, तो इन्होंने वो छक्के मारने शुरू किए। दैट वाज द मोस्ट अनबिलीवेबल पार्ट। और वहां पे वो इतना गॉगल स्मैक इन्होंने रखा अफगानिस्तान के बॉलर्स को कि यार जिस बैट्समैन की टांगे नहीं हिल रही उसकी जोन में तो बॉलिंग ना दो ना, ताकि वो हाथों के लीवर बना के बाहर तो ना फेंके। तो वहां पे भी वो मिस कर गए। नहीं, वहां पे आप Because समझते this हैं was- डॉक्टर साहब, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी अहम बात की, किसी ने नोट नहीं की जोनिंग वाले, कि आप उसके कंफर्ट जोन में बॉल फेंक रहे हैं जिस पे वो मार रहे हैं। तो बहर जदेदा बैठे थे, वेरी एक्सपीरियंस्ड वो हैं, उनके कोच हैं, इंडिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर रहे हैं, दूसरे का नाम ले रहे हैं, उन्होंने कोई अपना गाइड नहीं किया अफगानिस्तान की, उनको अपनी टीम को, कि आप ज़रा आप इन हालात में आपने बॉल कैसे करनी है। समटाइम हिदायत दी जाती है, न्यू कमर थे, मतलब नौ एक तरह की नई टीम थी जो इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी टीमों को हरा के आगे चल रही थी, तो कोचेज वगैरह क्यों वो बैठे रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं उनको गाइड किया, जो बात आप नोट कर रहे थे टीवी पे बैठ के, अगेन टीवी से ये मैच देख आपने रहे थे। बड़ी अच्छी बात की रघु भाई। कल वाहिद मैच था जिसमें अजय जडेजा बाउंड्री तक आए। अच्छा, हाँ, और उन्होंने ट्राई किया है। मैंने भी आपको एक चीज कही कि जिस तरह आप एक जोन में चले जाते हैं ना, वो इतनी रेपिटेटिव इम्पॉसिबल चीज हुई जिसमें जो आपके बॉलर्स हैं वो एक फेज ऑफ एनेलिएशन और ह्यूमिलिएशन में चले जाते हैं कि हर गेंद जो है वो ग्राउंड से बाहर जा रहा है। तो वो दे ऑल्सो लॉस्ट द प्लॉट, वो भी अपने वो जो आप कहते हैं जो उसान बख्ता हो गए कि जिसका उन्होंने गेम करने थे, दे जस्ट लॉस्ट इट। अरे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना साइकोलॉजिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है जी, इन्हें, ऐसे। अफगानिस्तान को, इनको बड़ा टाइम लगेगा निकलने में। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है पेस पकड़ेगा अब, और अगर कोई इंडिया को थ्रेट कर सकेगा कोई मैचेस में जी। तो ऑस्ट्रेलियन करेंगे, जो वो कहते रहते हैं। मतलब है कि एक ये चीज भी है, थोड़ा सा पाकिस्तानी विल बी मोर इंटरेस्टिंग इन नोइंग, जी। मेरा ख्याल है रबिया पूछना चाह रही होंगी कि पाकिस्तान के क्या चांसेस रहे। कल पूरा पाकिस्तान वो मैक्सवेल को दुआएं दे रहा था, हीरो तो वो बना हुआ था हमारा, कि अफगानिस्तान को हराया उन्होंने। सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल भाई सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, चाहे रबिया को पसंद आए या आपको आए या ना आए, सर कि हम 1992 से हम इसी पे होते हैं, वो उसको हरा जाए, इसको हरा दे, उधर से बारिश आ जाए, उधर से रेन रूल आ जाए। इसका मतलब है कि हमने कुछ नहीं सीखा और हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, और हमने अपनी क्रिकेट को इक्वेट नहीं किया दुनिया की बदलते हुए फ्लेवर से। तो एक तो ये बड़ा दुख का मुकाम है। दूसरा ये है कि अब चलें, अब ये हालत होगी तो हमने कैसे पहुंचना। फिर मैं कंसेंशियसली एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या एंथुजियास्ट ये आपसे सवाल करूंगा, डू वी रियली डिजर्व टू प्ले इन द नॉकआउट्स? अगर हम इस स्टेज पे बैठे हैं कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड की बारिश हो जाए, एक एक पॉइंट हो जाए, फिर हम इंग्लैंड को आराम से हरा लें। अच्छा, फिर किसी ने ये नहीं सोचा कि यार इंग्लैंड आज नीदरलैंड से जीता है और वो बड़ा सीरियस बेन स्टोक्स अपने टूटे गोडे के साथ भी उसने, घुटने के साथ भी उसने 100 किया। क्यों? क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है उन्होंने। तो वो किस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे? अब आपके पास ऑप्शंस क्या रह गए? साउथ ये जो है अफगानिस्तान इज स्टिल नॉट आउट, बट इम्प्रोबेबल हो गया कि साउथ अफ्रीका को हरा भी दें तो इनका नेट रन रेट अगर कल ये 91 पर 7 और 133 में आउट कर लेते तो ये तो क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका, अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को 22 ओवर पहले मैच जीतना होगा इंग्लैंड से, या 132 रन के मार्जिन से जीतना होगा, जो इम्प्रोबेबल हो जाएगा। अच्छा, और अगर श्रीलंका जो है वो जीत जाता है तो न्यूजीलैंड विल बी डैश और पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना होगा टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। इस सिमिलरली अगर बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट मिलेगा, तो न्यूजीलैंड का 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान इंग्लैंड को आराम से हरा के 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकता है। तो ये आपके पास सिनेरियोज रह गए हैं। आपको कौन सा सिनेरियो आपका, क्योंकि क्रिकेट का आपका ज्यादा है, हम तो ऐसे ही मतलब है क्या कहते हैं तमाशाई हैं, आपकी क्या सेंस कहती है सर? रीडिंग होती है हर एक प्रोफेशनल की, किसी भी खेल हो कोई भी फील्ड हो, आपकी रीडिंग क्या कहती है? पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है सर, योर प्रेडिक्शन?
सर जिस तरह ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह टीम्स के एंड में आके हमने देखा है कि रिजल्ट्स देखे हैं, जो रेप्लिकेशन हुई है, और ऑब्वियसली इट सीम्स कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन कि ये खेल जाएंगे शायद सेमीफाइनल। अच्छा, क्योंकि वो फ़खर जमान जो है वो अब पूरी कौम या टीम का जो बोझ है पहले बाबर पे था, बाबर से शिफ्ट हो गया फ़खर जमान पे किया है। सो और अब हम इसको भी फारिग कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब साइकोलॉजिकल दबाव अब सारी पूरी टीम का बोझ और 22 करोड़ लोगों की दुआएं, सारी चीज़ें, तवक्कुआत, अब सारी मतलब गेम उस पे आ गई है, फ़खर जमान पे आ गई है, बाकी तो कोई नहीं परफॉर्म कर रहे, हम देख रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल राहुल भाई, बिल्कुल। तो आप और जी पूछिए। सर डॉक्टर साहब, आपने लास्ट टाइम आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि यू नेवर नो, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ मिरेकुलस हैपनिंग्स हुई, और जिस तरह से पाकिस्तान इज स्टिल इन द गेम। ये बताइए कि क्या टिप्स देंगे पाकिस्तान टीम को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको गाइडलाइन ठीक मिले। क्रिकेट फिर उनके अंदर है, लेकिन हाँ, इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की है राबिया। दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप ये जो कल इनिंग्स आपने देखी ना ग्लेन मैक्सवेल की, ये कोच की कोचिंग नहीं थी, ये कैलकुलेशन नहीं थी, ये गेम अवेयरनेस नहीं थी, ये गेम सेविनेस नहीं थी। वो एक स्टेज आई जब सब कुछ लुट गया हुआ था, तो उसने अपनी नेचुरल गेम खेली। इधर मेरा आपसे क्वेश्चन है दोनों से कि फ़खर जमान ने 2021 में 300 किए, और पावर प्ले में उसके बाद एक साल कोई छक्का नहीं लगाया टिल दिस वर्ल्ड कप, जब उन्होंने 82 किया वापस आकर 7 छक्के लगाए, और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 11 छक्के लगाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने प्लेयर्स को प्रिजनर बना दिया है ऑफ योर ओन सोल, कि जो उनका नेचुरल स्किल है उसकी जगह आप मैकेनिकल करने के लिए उनको सिखाना शुरू हो जाते हैं इस लेवल पे। जहां पे आपने देखा डेस्परेट हो गए हैं, आपके पास कोई चांस नहीं है, आपने फ़खर को किलर लाइसेंस दिया, उसने अपनी नेचुरल गेम खेली। हम हमेशा कहते हैं ही इज द ओनली एक्स फैक्टर इन 50 ओवर क्रिकेट। उसने छक्के मारने शुरू कर दिए जो उसकी नेचुरल फ्लिक है। सो दैट इज हाउ कि क्या हमने तो अभी ये भी डिसाइड करना है कि हमें किस किस्म की कोचिंग चाहिए होगी, क्या प्लेयर्स को नेचुरली खेलने दिया जाने चाहिए, वो खुद ही इंटरनेशनल खेल रहे हैं सिचुएशनली एनालाइज करेंगे। और दूसरा, आई पर्सनली फील कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि कोलकाता में है, कि आपने किस स्पिनर के साथ जाना है। अब 4 एंड अनदर थिंग डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट मिनट है, कि बताएगा आप इंग्लैंड के साथ जब मैच होता है तो पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें? देखें जी, आप तो जो आपके टाइम आ जाए, क्योंकि आपने ये देखना होगा ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। जो कल मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, कि अगर तो आपने टारगेट के लिए जाना है तो फिर तो आपको चेज करना पड़ेगा ना। बट इट्स कैलकाटा ना, तो वहां पे पहले बॉलिंग सूट करेगी या बैटिंग? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि कल का जो मैच है श्रीलंका का और न्यूजीलैंड का, अगर एक एक पॉइंट हो जाता है और पाकिस्तान ने सिर्फ जीतना है, तो देन दे शुड बैट फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन अगर आपने टारगेट चेज करना और जो है वो मैच हो गया हुआ है, न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है, तो देन यू हैव टू चेज द टारगेट। तो वो सिचुएशन आपकी उस वक्त डिसाइड होएगी ना कि आपने किस कॉनोटेशन को हासिल करने के लिए जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, और प्रोग्राम खत्म हो गया है देखने के लिए। शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।